बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तलबात, इंटरमीडिएट मैक्रो इकनॉमिक्स की पास पेपर्स के सलूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये पेपर है जी, पास पेपर है 2021 का। इसमें भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये पेपर है 2021 का और आज की वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ इसका हिस्सा बने, इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम इसका पहले हम इसको देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर पे कि क्या है क्वेश्चन पेपर, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन केन्जियन एंड क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये हम लोग चूंकि कर चुके हैं इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ये पहले से हम इसको कर चुके हैं। दूसरा जी, रैंडम वॉक हाइपोथेसिस, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया वाले, हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। तीसरा है इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में क्या असर होता है अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या कम हो जाए। उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन M1, M2 एंड M3। M1, M2, M3 में डिफरेंशिएट करें, M1 से क्या मुराद है, M2 से क्या मुराद है और M3 से क्या मुराद है। और आखिरी सवाल है डिफरेंट मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के मुख्तलिफ मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये पहले दो सवाल हम ये नहीं करेंगे और अगले ये तीनों सवाल हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीगेट डिमांड, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाए एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पे चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें बड़ा सिंपल है कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और अगर एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल इसका सवाल है, लेकिन ये होगी कैसे, किस थ्रू से होगी, तो ये देखने के लिए हम इसको देखते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? Aggregate demand is the total demand for goods and services in an economy at a given overall price level and time। एक given price level पे और एक टाइम पे जो टोटल डिमांड होती है इकोनॉमी में, उसको हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं: C कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन; I इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट; G एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर है; प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट निकाल के जो बच जाता है वो आपका नेट फॉरेन ट्रेड जिसको हम कहते हैं, ये आपके एक्सपेंडिचर है, ये आपके एक्सपोनेंट है, कंपोनेंट है इसके एग्रीगेट डिमांड के। वेयर ये होगी बात सी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एन नेट एक्सपोर्ट। व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, इफेक्ट इसका ये होता है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों? इसकी वजह के मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मींस मोर मनी फ्लोज इनटू द इकोनॉमी। ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी, तनख्वाहें बढ़ा देगी या पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करेगी तो पैसा लोगों के पास जाना शुरू हो जाएगा, इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब पैसा लोगों के पास जाएगा लोग डिमांड को बढ़ाएंगे, उसको खर्च करेंगे तो डिमांड को बढ़ाएंगे। दिस बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड कंज्यूमर डिमांड। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट में 1% इजाफे से आपकी जो इनकम है वो कई गुना ज्यादा बढ़ती है। तो एक सिंगल इनिशियल इंक्रीज इन जी लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इनका एक इंक्रीज जो 1% इंक्रीज जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, वो कई गुना ज्यादा जो है एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट एग्जांपल, if the government spends on infrastructure, roads, hospital, motorway, dam वगैरह, तो क्या होगा, वर्कर्स गेट पेड, लोगों को पैसे मिलेंगे। दे स्पेंड देयर इनकम, वो अपनी इनकम को खर्च करेंगे। बिजनेस अर्न मोर, बिजनेसमैन को मुनाफा होगा। हायर मोर वर्कर, वो ज्यादा वर्कर को हायर करेगा और दिस साइकिल कंटिन्यू, वो वर्कर को ज्यादा हायर करेगा, उनको फिर पैसे मिलेंगे, फिर मोर वर्कर गेट पेड, देन दे मोर स्पेंड देयर इनकम, देन बिजनेस मोर अर्न, देन दे हायर मोर वर्कर। यही साइकिल कंटिन्यू करता रहेगा, मूव करता रहेगा, लूप इफेक्ट होता रहेगा इस पे। When public expenditure decrease, अब जब public expenditure decrease हो जाए, ये चेंजेस की बात हो रही है, डिक्रीज हो जाए तो ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज, व्हाई? गवर्नमेंट कट स्पेंडिंग, स्पेंडिंग की इफेक्ट लगाती है। लेस इनकम इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में इनकम कम हो जाएगी। लेस कंजम्पशन एंड लेस इन्वेस्टमेंट।
कैन लीड टू रिसेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस उल्टा शुरू हो जाएगा कि लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, दे विल स्पेंड लेस मनी, लेस इनकम वो खर्च करेंगे, तो बिजनेस को मुनाफा कम होगा, जब मुनाफा कम होगा तो वो वर्कर को निकाल देगा, तो ये वो वर्कर जो निकाल देगा, जो उनको पैसे नहीं मिलेंगे वो फिर मजीद काम कर देंगे, तो ये साइकिल उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। अब है जी डिफरेंस बिटवीन M1, M2 एंड M3। ये असल में थ्री काइंड्स है मनी की, जर की, यानी जर से हम क्या मुरा लेते हैं, एक M1 है, एक M2 है और एक M3 है। M1 सबसे है नैरो मनी, हम इसको कहते हैं in economics। M1, M2 and M3 are categories used to measure the money supply in an economy based on liquidity, how quickly money can be used for the transaction। तो M1 नैरो मनी ये मोस्ट लिक्विड होती है, सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, इसमें दो चीजें ऐड होती है, एक कैश और एक डिमांड डिपॉजिट। कैश आपको पता है, जो कैश आपके पास मौजूद होता है, और डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में जो आप जब चाहें उनको निकलवा सके, उसमें किसी किस्म की कोई कंपल्शन ना हो। आपको आज जरूरत पड़ी है 3 दफा निकलवाने की, बैंक से 3 दफा निकलवा सकते हैं, बैंक आपको इनकार नहीं करेगा, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। इट इंक्लूड्स करेंसी इन सर्कुलेशन, कॉइन प्लस नोट्स जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स करंट अकाउंट होता है, ये इसमें ऐड होते हैं। तो अदर बैंक चेकेबल डिपॉजिट्स और स्मार्ट डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा होता है, यानी जो जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको निकाल सके। तो M1 इज इक्वल होता है CU फॉर करेंसी एंड DD फॉर डिमांड डिपॉजिट्स। M2 में एक चीज और ऐड हो जाती है जिसको हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। टाइम डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं कि जिसको आपने लंबे अरसे के लिए फिक्स करवाया होता है, यानी साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कि आप उसको उससे पहले उसको ले नहीं सकते, और अगर आप लेंगे तो बैंक उस पर पेनल्टी डालेगा आपको, और आपके कुछ पैसे काट के तो आपको वापस करेगा। मोस्ट लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ मनी कैन बी यूज इमीडिएटली फॉर पेमेंट, फॉरन पेमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। कैश इन योर वॉलेट, बैलेंस इन योर करंट अकाउंट, ये इसके एग्जांपल है। अब M2 इंटरमीडिएट मनी हम इसको कहते हैं। M2 में तीन चीजें ऐड हो जाती है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। ऑल ऑफ M1 सेविंग डिपॉजिट्स, स्मॉल टाइम डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अंडर अ सर्टेन अमाउंट, एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो रिटेल के मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, ये इसमें ऐड अप होते हैं। यानी M2 इज इक्वल होता है CU प्लस DD प्लस TDTD फॉर टाइम डिपॉजिट्स। स्लाइटली लेस लिक्विड देन M1, M1 से कम लिक्विड होते हैं, स्टिल बट स्टिल इजीली एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल होते हैं क्योंकि सेविंग डिपॉजिट आप उसको उतरवा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको क्या है कि पेनल्टी भरनी पड़ती है उसके लिए। योर सेविंग अकाउंट प्लस कैश प्लस चेकिंग अकाउंट, ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद है M3 ब्रॉड मनी, लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड होती है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ऐड हो जाती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप पूरी तौर पे कैश नहीं करवा सकते, उसको बेच सकते हैं लेकिन इसको कैश नहीं करवा सकते। इसमें शामिल है ऑल ऑफ M2, लार्ज टाइम डिपॉजिट्स, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड्स, टर्म डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉर्पोरेशंस, अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी वो चीजें होती हैं जिसको आप फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो M3 हो जाता है CU DD टाइम डिपॉजिट प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें ऐड अप हो गए तो M3 बन जाती है। उसके बाद तीसरा सवाल है जी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को, महंगाई को मेजर कैसे किया जाता है, उसको मापा कैसे जाता है इसको। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं, मुख्तलिफ इसके मेजर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। Inflation refers to the general increase in prices over time, reducing the purchasing power of money. Economists use several measures of inflation to track down how prices changes across different sector of the economy. तो सबसे अहम, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेजर है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। इसमें होता है क्या है, इसमें एक गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट बना ली जाती है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट बास्केट का, यानी जैसे आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं, वहां पे आप ट्रॉली में चीजें डालते हैं तो एक बास्केट बन जाती है। तो आप घर का सारा राशन ले लेते हैं, तो आपने इस महीने में वो सारा राशन लिया 1000 का, अगले महीने में वो राशन चला गया 1200 का, उससे अगले महीने में चला गया 1500 का, उससे अगले महीने में सेम जो बास्केट है आपकी वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरीके से आप एक इंडेक्स बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें सारी कंज्यूमेबल चीजें जितनी भी हाउसिंग से मुताल्लिक है, क्लॉथिंग से मुताल्लिक है, एजुकेशन से मुताल्लिक है, जो भी सारी कंज्यूमेबल चीजें और फाइनल गुड्स की प्राइसेस को ऐड अप किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। measure the average change in price of basket of goods and services typically consumed by household। जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, वो घर की ग्रोसरी है, आटा, घी, दाल, चावल, चने, हल्दी, मिर्च, मसाला, घी,
और जनाब वाली गोश्त और एजुकेशन और ट्रैवलिंग और बिजली की कास्ट और गैस की कास्ट, सारी चीजों को ऐड अप करते हैं तो वो क्या बन जाती है बास्केट। उस बास्केट की प्राइसेस को फिर एवरेज प्राइस इंक्रीज को देखा जाता है उसमें। इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर वगैरह वगैरह सारी चीजें। रिपोर्टेडली मंथली और ईयरली, ये मंथली सालाना और मंथली ये रिपोर्ट होती है हर मंथ में कितना होता है और हर साल में कितना इसका चेंज है। यूज मोस्ट कॉमनली यूज इन्फ्लेशन मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को जाहिर करता है कि अब पहले आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थी 1000 रुपया, अब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी 2000 रुपया, तीसरे साल होगी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 5000 रुपया। तो जैसे जैसे आपकी महंगाई होती जाएगी इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी ज्यादा होती जा रही है। बेसिस फॉर एडजस्टिंग सैलरीज, पेंशन एंड सोशल बेनिफिट्स। तो ये बेस बनती है कि सैलरीज को एडजस्ट करने के लिए कि अगर इन्फ्लेशन 10% है तो इसका मतलब 10% आप सैलरीज को बढ़ा दे तो आपने जितना इन्फ्लेशन किया है, जितना इन्फ्लेशन आया उस लिहाज से आपकी परचेजिंग पावर भी उतनी बढ़ गई है। इसी के से पेंशन को और सोशल बेनिफिट्स को भी उस लिहाज से एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ सीपीआई राइजेस बाय 6% इट मींस दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग रोज बाय 6%। इसका मतलब ये है कि आपको 6% पेंशन बढ़ानी पड़ेगी, 6% आपको सोशल बेनिफिट बढ़ाने पड़ेंगे, 6% ही आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपका जो कंज्यूमर है वो पहले जितना ही इसको कंज्यूम करता रहे। उसके बाद जी होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमेबल थी, अब ये होल सेल प्राइस इंडेक्स पे कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले इसकी कीमत यानी होलसेल में कीमत कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है उसको देखा जाता है। Measures the average change in price of goods and at wholesale level before reaching consumer. Consumer के पास पहुंचने से पहले पहले। It includes prices of raw material, intermediate goods and final goods. सब की prices को वो add up करते हैं। Exclude services, services इसमें add नहीं होती। Use commonly used in countries like India and Pakistan. India, Pakistan जैसे मुल्कों में इसको यूज किया जाता है। Help understanding producer level inflation. ये देखा जाता है कि प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है तो उस लिहाज से इसको देखो। वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। उसके बाद ये प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पीपीआई, इसमें एवरेज चेंज देखा जाता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की जो प्राइस है सेलिंग प्राइस उसमें कितना चेंज आया है। तो इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन सेलिंग प्राइसेस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। It is similar to WPI but includes services. उसमें services ऐड नहीं थी, इसमें services ऐड है। Takes inflation, tracks inflation from producers perspective. ये inflation को producers के perspective से देखता है कि उनकी cost of producing में, cost of production में कितना इजाफा हुआ जिसके लिए आगे consumer को कितना फर्क पड़ेगा इसका। Use early indicator of future CPI inflation, यानी अगर आप producer का PPI देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CPI में कितना फर्क पड़ेगा। अगर पीपीआई 10% बढ़ेगा इसका मतलब प्रोड्यूसर की जो है कास्ट है वो 10% बढ़ गई है तो सारी बात है वो प्राइस को भी 10% बढ़ाएगा तो कंज्यूमर के लिए प्राइस भी 10% बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सीपीआई को प्रिडिक्ट कर देता है। यूज्ड टू अंडरस्टैंड कॉस्ट प्रेशर ऑन बिजनेस, के बिजनेसेस पे कॉस्ट प्रेशर कितना है। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर, इंप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ये होता है कि जीडीपी पहले साल की जीडीपी और दूसरे साल की जीडीपी में नॉमिनल में कितना फर्क है। तो नॉमिनल में और रियल में देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है वो सिर्फ रोटियां बनाता है तो पहले साल उसने रोटियां बनाई हैं 10, तो 10 रोटियां 10 रुपए की एक रोटी हुई तो 100 रुपए की उसने रोटियां बना ली। अब अगले साल वो बना 10 रोटियां रहा है लेकिन रोटी की कीमत बढ़ के हो गई है 12 रुपए, तो अब वो 10 रोटियां 120 रुपए की बेचेगा। तो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में तो मतलब है कि 20 रुपए का इजाफा हुआ लेकिन रियल जीडीपी में तो आपका कोई इजाफा नहीं हुआ। तो आप फिर ये देखते हैं कि जीडीपी इन्फ्लेट कितनी की है तो उसको डिफ्लेट कर दें तो कम करते हैं, गुब्बारे में से हवा निकाल देते हैं। जब निकालते हैं गुब्बारे में से हवा तो आपका जो प्राइसेस का इफेक्ट है वो आ जाता है आपको। तो ये भी महंगाई से बात, इसका भी पता चल जाता है महंगाई कितनी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली जीडीपी में जो इजाफा हुआ होता है प्राइसेस की वजह से वो देखा जाता है, उससे पता चल जाता है कि आपको प्राइस की कितनी इजाफा हुआ या कमी आई है। Measures the changes in prices of all goods and saving services produced domestically, including investment and government spending. GDP deflator is equal nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100. यानी nominal GDP कितनी है, real GDP कितनी है उसको 100 से multiply कर दे। जैसे nominal GDP 120 थी, real GDP थी आपकी 100, तो उसको आप डिवाइड करें तो उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता आ जाएगा 20% आपकी प्राइसेस जो ना वो
बढ़ चुकी थी। यूज broader measure than CPI and WPI, covers all sector of economy including those are not directly purchased by consumer, सारे सेक्टर को ये कवर कर देती है। उसके बाद ये कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन याद रखिएगा ये होता है नॉन फूड नॉन एनर्जी, यानी आप जब इन्फ्लेशन मेजर करेंगे उसमें फूड की प्राइसेस ऐड नहीं करेंगे और एनर्जी की प्राइसेस ऐड नहीं करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन की सूरत क्या है। यानी नॉन फूड नॉन एनर्जी जो इन्फ्लेशन मेजर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये कोर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मेजर्स दैट एक्सक्लूड वोलेटाइल आइटम, वोलेटाइल आइटम ये क्योंकि ज्यादा चेंजेस होती है इनकी कीमतों पे। वोलेटाइल आइटम में कौन सी, एक फूड और एक एनर्जी, which are highly sensitive to seasonal and external factors. Use give a more stable and long term view of inflation के असर में पता चलता है कि इन वोलेटाइल को निकाल दें तो फिर कितना फर्क पड़ा है इन्फ्लेशन में, महंगाई में। Have central bank set interest rate without being misled by short term shocks. तो ये था जी आज का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे दे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।